उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो गल्फ में हम्म। काफी तहस नहस मचा सकते हैं। हम्म। तो उनका ये एक इशारा है कि हम्म। जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिन्होंने कई सालों से अमेरिका को उन्होंने बेसेस दिए हैं, अमेरिकी प्रेजेंस है वहाँ पे, मिलिट्री प्रेजेंस है, और उनकी बहुत ज़्यादा इक्तसादी प्रेजेंस है, और उनके बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ काम करती हैं, उनको अब प्रेशर डालना चाहिए हम्म। अमेरिका के ऊपर कि ये अब सीज फायर करो, अब कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम्म। ये आपने जो हमला शुरू किया था, वो हमले के साथ कोई आपका कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं था। आपने एक सुप्रीम लीडर को आपने असैसिनेट करके आपका कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने फौरन एक गार्डियन काउंसिल बना दी। अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि वो चाहते हैं अवाम, ईरानी अवाम वहां पे सड़कों पे आए और वो देश को टेक ओवर कर ले। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी प्रेसिडेंट को कोई नॉलेज है इस इलाके के बारे में और ईरान के बारे में। मुझे नहीं लगता अभी कुछ ऐसा होने वाला है। ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है वो अब तीसरे दिन पहुंच गई है और ये लगातार जो है वो एस्केलेट होती जा रही है। बमबारी जो है वो कई जगहों से खबरें जो है आ रही हैं, ताजा खबरें जो हैं वो सऊदी अरब की एक ऑयल रिफाइनरी में भी बम गिराने की खबरें जो है वो सामने आई हैं। इसके साथ साथ जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनका ये कहना है कि जो ओमान में हमला हुआ वो उनकी निगरानी के तहत नहीं हुआ। इसका जो फैसला है जो वहां की गार्ड है आईआरजीसी, उसने वो खुद लिया था। हमारे साथ तलमीज अहमद साहब हैं जो एक बहुत ही वरिष्ठ डिप्लोमेट एम्बेसडर रह चुके हैं कई इलाकों में और एक सेन माइंड जो है, इस नॉलेज जो है वो रखते हैं। सर शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो खबर आ रही है कि सऊदी अरब पर जो ड्रोन अटैक हुआ है, ये कितनी अहम खबर है कि क्या इससे मिडिल ईस्ट में जो ये वॉर है, जो ये लड़ाई है, वो एक्सपैंड कर सकती है? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है, बहुत गंभीर डेवलपमेंट है। ये आपको याद होगा कि 2019 में इस तरह का हमला ईरान ने ये किया था, और एक हफ्ते के लिए सऊदी अरब की ऑयल सप्लाई रुक गई थी। हम्म। तो ये एक इशारा है ईरान की तरफ से कि अगर, यदि वो अमेरिका या इजराइल के ऊपर इतने सख्त जख्म नहीं पहुंचा सकते, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो गल्फ में हम्म। काफी तहस नहस मचा सकते हैं। हम्म। हम्म। तो उनका ये एक इशारा है कि हम्म। जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिन्होंने कई सालों से अमेरिका को उन्होंने बेसेस दिए हैं, अमेरिकी प्रेजेंस है वहाँ पे, मिलिट्री प्रेजेंस है, और उनकी बहुत ज़्यादा इक्तसादी प्रेजेंस है, और उनके बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ काम करती हैं, उनको अब प्रेशर डालना चाहिए हम्म। अमेरिका के ऊपर कि ये अब सीज फायर करो, अब कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम्म। ये आपने जो हमला शुरू किया था, वो हमले के साथ कोई आपका कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं था। आपने एक सुप्रीम लीडर को आपने असैसिनेट करके आपका कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने फौरन एक गार्डियन काउंसिल बना दी। लेकिन ये जो अटैक्स हैं, हम्म। मैं आपकी बात मानता हूं कि एस्केलेशन जरूर होगा, और ये इस इलाके के लिए और दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। कतर की तरफ से भी इस तरह का स्टेटमेंट आया है कि इस तरह का अटैक जो है उसे आसानी से जाने नहीं दिया जा सकता। तो लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वहां पर आ रही हैं। इसके बीच सर, जो वहां के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, जो ईरान की एलीट फोर्स है, माना जा रहा है क्योंकि वहां के विदेश मंत्री ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने आप से डिसीजंस जो वो ले रही है, और ओमान पे जो हमला हुआ वो उनकी निगरानी के तहत नहीं हुआ। आईआरजीसी जो है वो खुद डिसीजंस ले रही है। तो इसे आप किस तरह से रीड करते हैं? देखिए, ईरान में डुअल गवर्नेंस है। एक तरफ है सुप्रीम लीडर और गार्डियन काउंसिल, और उसके नीचे आईआरजीसी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। उनका रोल है इस्लामिक रेवोल्यूशन की हिफाजत करना। सेपरेट है एक सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, हम्म। जो एक इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है।
प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, मजलिस के मेंबर्स का इलेक्शन होता है। तो लेकिन जब ईरान के ऊपर हमला हुआ है और उनके सुप्रीम लीडर को हयात किया गया है, तो आईआरजीसी का रोल अहमियत पाता है। हम्म। आईआरजीसी का रोल है जो उनका इस्लामिक रेवोल्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करना। तो उनको लगता है, और ये सही लगता है, कि जो ये बातें हो रही हैं रेजीम चेंज की, हम्म। कि वो लोग उनका उनकी ने जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ये है कि आप अपनी जान दीजिए, लेकिन आपको रेवोल्यूशन जो है हमारा इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसके आपको बिल्कुल अच्छी तरह हिफाजत करनी पड़ेगी। हम्म। इसमें मिनिस्टर का रोल नहीं है। आईआरजीसी प्रेसिडेंट से इंस्ट्रक्शन नहीं लेते हैं, वो गार्डियन काउंसिल से लेते हैं। हम्म। ये समझना जरूरी है, क्योंकि वहां पे दो अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हम्म। अब जो हमला हुआ है वो उसके उसमें सिविलियन रोल नहीं है। नेगोशिएशंस वगैरह में सिविलियन रोल था, लेकिन उन्होंने भी सुप्रीम लीडर से इंस्ट्रक्शन लेके आगे बढ़े। जो हम्म। हमारी जेसीपीओए एग्रीमेंट हुई थी 10 साल पहले, उसमें भी सुप्रीम लीडर ने अप्रूवल दिया था, और उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट और उस जमाने के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर ने नेगोशिएशन किया। लेकिन अब जो हमला हुआ है बिल्कुल यूनिलैटरल हमला है, जो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू किया। वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के ऊपर हमला है, ईरान के ऊपर हमला नहीं है। हम्म। ईरान के ऊपर जरूर है, लेकिन इस्लामिक जो उनका इस्लामिक रेवोल्यूशन है उसके ऊपर ज्यादा जोर शोर हो रहा है, क्योंकि रजीम चेंज की बात हो रही है आजकल। हम्म। सर, ये जो वॉर है इसे कौन कर रहा है? इसराइल कर रहा है या अमेरिका कर रहा है? आपको क्या लगता है? इसराइल करते हैं। हम्म। इसराइल का इसराइल के कोई और स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। वो चाहते हैं कि मार काट बदस्तूर यहाँ पे कंटिन्यू होती रहे, ये इलाका अनस्टेबल रहे, और जितने ज्यादा लोग हम मार सकते हैं वो हमको करना चाहिए। याद करें, अब आप 2 साल से हम देख रहे हैं कि उन्होंने 72,000 लोगों को मार डाला गजा में। हम्म। कोई उसका कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस तो नहीं था। इट इज मर्डर एज एन एंड इन इट। तो मुझे ये लगता है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो जानते हैं कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को मैनिपुलेट करना चाहिए, तो वो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। उनको कहा कि आप रजीम चेंज के में हमारे साथ आप आइए, आप इतिहास में लोग आपको याद करेंगे, अमेरिकी इतिहास में लोग याद करेंगे कि आपने वहां रजीम चेंज कर दिया ईरान में। तो वो तो बहुत चाहते हैं कि मैं एक लीडर बनूं वर्ल्ड स्टेज पे, मैं एक मिलिट्री लीडर कमांडर बनूं वर्ल्ड स्टेज पे। तो वो ऐसे बहकावे में आ गए, और मुझे लगता है कि इसमें पूरी जो मोटिव फोर्स है वो है नेतन्याहू की। सर, ट्रम्प का ये भी कहना है कि उन्होंने 3 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है जो इस रजीम चेंज के बाद ईरान को लीड करेंगे। तो इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? ट्रम्प कभी कभी भूल जाते हैं कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और उनको लगता है कि वो किसी कंपनी के चेयरमैन है, और वो अपने अपने एग्जीक्यूटिव नॉमिनेट कर सकते हैं। हम्म। ये उनको कोई समझ नहीं है कि भाई ये मैंने एक वॉर शुरू की है। एक सॉवरेन स्टेट है, वो इतना बड़ा स्टेट है, उसकी 90 मिलियन उनकी आबादी है। आप उनके दूर बैठे बैठे आप आराम से उनको लीडर पहुंचा रहे हैं। हम्म। एक दिन भी वो कोई लीडर वहां पे ना पहुंचेगा, ना वो कोई पोजीशन ले पाएगा। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई रियलिटी की समझ है। हम्म। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उनके जो नेगोशिएटर हैं विटकॉफ, हम्म। वो फॉक्स टीवी पे कह रहे हैं कि हमने इतनी अपनी बड़ी फौज वहां पहुंचा दी है, और अभी तक ईरान कैपिचुलेट नहीं कर रहा है। उनको कुछ समझ ही नहीं है कि भाई किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से आपको, अगर आपका कोई एजेंडा है, अगर आपको कुछ चीज चाहिए ईरान की तरफ से, तो बातचीत करने से ही फायदा हो सकता है। अगर आप उनको धमकी दें और उनके सामने हथियार फैलाएं, तो वो कभी कोई भी ऐसा देश नहीं है, कमजोर से कमजोर देश होगा, वो ले आपके सामने पैर नहीं छुएगा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये ना उनको कोई समझ है, ना उनको मालूम है वो क्या कहना चाह रहे हैं। आपको मैं ये सिर्फ याद दिलाऊंगा कि जब भी ये अमरीका ने फौज के जरिए
रेजिम चेंज का एफर्ट शुरू किया। अफगानिस्तान में वो 20 साल फंसे रहे, इराक में 20 साल फंसे रहे, और लीबिया में उनके एम्बेसडर मारे गए, और फिर भी 15 साल बाद अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। तो ईरान इन सब तीनों देशों से बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी उनकी आबादी है, उनकी हिस्ट्री है, जो बिल्कुल 3,000 साल पुरानी हिस्ट्री है। वो इस तरह थोड़ी कैपिचुलेट करने वाले हैं। और आपने अननेसेसरी, जब बातचीत हो रही है तब आप जाके हमला करते हैं, तो इसके ज्यादा इलविल और डिस्ट्रस्ट आप किसको मानेंगे? सर, ये भी कुछ खबरें मैं पढ़ रही थी ऑनलाइन कि एमबीएस कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन पहल कर सकता है इस सीज फायर के लिए, और मुझे लगता कितनी? है कि ये गल्फ कंट्रीज का प्रेशर हम्म। वॉशिंगटन में होना चाहिए। वॉशिंगटन के बहुत बड़े स्टेक्स हैं गल्फ में, हम्म। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। वो बहुत आगे जाना चाहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ हैं, और वहाँ उनके एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनका कंबाइंड प्रेशर गल्फ का वो वॉशिंगटन में होना चाहिए। कि वॉशिंगटन में जो वहाँ प्रेसिडेंट बैठे हैं, जिनको किसी तरह की इस इलाके की कोई समझ नहीं है, उनको पुरानी बुनियादी तौर से एक री एजुकेशन करना पड़ेगा कि भाई आप ये सीज फायर अनाउंस करिए सबसे हम्म। पहले, हम्म। और जो आप चाहें उसके आगे बातचीत है, हम सब आपके साथ होंगे। हम एक हीलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। आपने एक दूसरे देश के प्रेसिडेंट, जो सुप्रीम लीडर को, जो प्रेसिडेंट से भी ऊपर माना जाता है, उसको, उसका आपने असैसिनेशन किया। आपको लगता है कि इसका कोई नतीजा नहीं होगा? और हम्म। आप चाहते हैं कि भाई सारी अवाम अब चढ़े और उठे। ऐसे नहीं होता है। और इसका कभी ऐसे जो आपने शुरू किया है वो आप खुद खत्म नहीं कर पाएंगे। ये आपके हाथों से ये पूरी बात निकल जाएगी, और जो भी सारे इंटरेस्ट है, रीजनल इंटरेस्ट और ग्लोबल इंटरेस्ट, वो तहस नहस हो जाएंगे। सर, यहाँ पे हम बात करते हैं चीन और रशिया की भी, क्योंकि ये दोनों काफी साइलेंट हैं, और कल हमने पाकिस्तान में भी काफी प्रोटेस्ट देखे, जो अमेरिकन एम्बेसी के वहां पर भी अटैक हुआ। तो आप इन सब चीजों को किस संदर्भ से देखते हैं? देखिए, चाइना और रशिया दोनों चुप हैं, क्योंकि फिलहाल उनका कोई रोल नहीं है। वो एक ऑब्जर्वर के तौर पे अब वहां पूरे जो हो रहा है वो देख रहे हैं। अमेरिका कोई किसी की बात तो सुनते नहीं है। कई सालों से हम ये समझा रहे हैं कि भाई ईरान से आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली बातचीत करिए। हम्म। आपने बातचीत जब शुरू की, आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आपने देखा, हम बहुत आगे जा सके। जो आपके दो ट्रस्टेड लोग हैं, विटकॉफ और कुशनर, वो उसमें शामिल हैं। उन्होंने आपको अच्छी रिपोर्ट दी होगी। बिना अच्छी तरह समझे सुने आपने कह दिया कि ये सब कुछ बेकार है और मैं हमला शुरू करूंगा। तो इसमें वो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर हमको बदस्तूर डाउट रहता है। तो ये सब अब खत्म करना चाहिए। हम्म। हम्म। सऊदी अरब का अपना रोल है, अपना रोल उनको अदा करना चाहिए। कि जो आप करना चाहते थे, आपने सुप्रीम लीडर का असैसिनेट किया ना, किसी तरह की कोई रेजीम चेंज नहीं होने वाली है। अगर आप एस्केलेट करते रहे तो एस्केलेशन भी होगा। 20 साल तक इराक में था, वो वॉर जोन था। उसके साथ अबू मुसाब जरकावी एक जिहादी आए, उसके साथ इस्लामिक स्टेट आए, जिन्होंने तहस नहस किया दुनिया भर में। तो इसी तरह कुछ ऐसे फोर्सेस आएंगे ईरान से, जो पूरे इलाके को हिला देंगे। तो उनकी उनकी जो एडवाइस होनी चाहिए, और सारे गल्फ कंट्रीज की एडवाइस, वो इसराइल किया जो इसराइल ने अब तक किया है, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। तो और मुझे लगता है कि यही एक रास्ता है हमारे लिए। सर, जो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट है उसे किस तरह से रीड करते हैं आप? पाकिस्तान का ऐसा है कि उन्होंने कई दफा वो जब भी कोई रिलीजियस मामला होता है, सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन, वहाँ पे एक बहुत बड़ी शिया कम्युनिटी है, और उन्होंने गुस्सा जाहिर किया, पहले भी हुआ है। आपको याद होगा हम्म। उन्होंने कई दफा अमेरिकी एम्बेसी को हम के ऊपर या कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया है। तो वो एक जज्बाती हमला है। और उसमें आपको तो मालूम है उनकी सरकार कोशिश कर रही है कि वो अमेरिका के करीब जाए।
लेकिन उनकी आवाम जरा जज्बाती है। और जो उनको न्यूज़ मिली कि ईरान के सुप्रीम लीडर की स्टेटस बहुत ऊंचा है, और ये पॉलिटिकली ही नहीं, रिलीजियस एरिया में भी उनका बहुत ऊंचा स्टेटस है। वो सारे शिया कौम उनके बहुत अदब से बात करते हैं और जिक्र करते हैं, और उनके जो अल्फाज हैं वो बहुत मेजर्ड होते थे, और वो अच्छी तरह समझ के बात करते थे। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो ही वॉज द मोस्ट इविल मैन ऑन अर्थ, ये ऐसी बेहुदा बात है कि उसको हमको दोहराना भी नहीं चाहिए। और ये जो शिया सुन्नी की लड़ाई को लेकर अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि शिया सुन्नी का ये मामला है। ये पॉलिटिकल और सियासी मामला है, और हम्म। इसको पॉलिटिकल नज़र से देखना चाहिए। बिल्कुल। शिया सुन्नी का ये पूरा प्रॉब्लम ये अमेरिका ने शुरू किया था इस इलाके में। जब वो इराक गए थे, उन्होंने कहा कि हम शिया एम्पावरमेंट की वजह से आए हैं, और उसका मतलब ये हुआ कि पूरा इराक ईरानियन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया। हम्म। अमेरिका ज्यादा सोचते नहीं है अपने। हम्म। ये सब जो बातें हमारे सामने बिल्कुल ऑब्वियस होती हैं, उनके सामने ये सब कुछ भी नहीं होता। हम्म। वहां पे वो गए कि हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, और फिर उसके आपको याद होगा वो जो अबू गुरैब की हरकतें उन्होंने दिखाई कि ये मॉरल स्टेचर है अमेरिका का। इस तरह से बदतमीजी के साथ हरकतें करना, उनके लड़की सोल्जर्स को आपने इस्तेमाल किया है इसके लिए हम्म। अब्यूज में। हम्म। और इनके सारे लोग इतने ज्यादा अब्यूजेस हुए अमेरिका की तरफ से, उनके कई हजार सिपाही वापस गए बिल्कुल डैमेज्ड हैं, मेंटली डैमेज्ड हैं ये, वो इनकी बिकॉज ऑफ देयर एट्रोसिटीज एंड देयर अब्यूजेस इन इराक। तो मैं कहूंगा कि ये जितनी जल्दी सीज फायर हो उतना अच्छा है। और जिसके भी इन्फ्लुएंस है प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत कम लोगों का इन्फ्लुएंस है। जैरेड कुशनर और विटकॉफ का हो सकता है, लेकिन वो एक नशे में है कि मैं एक मिलिट्री कमांडर हूं, मैं जूलियस सीजर हूं, और मैं वो इस तरह खड़े होते हैं, इस तरह खड़े होते हैं, अपनी गर्दन इस तरह करते हैं, मुड़ाते हैं, जैसे हमको लगे कि ये जूलियस सीजर या जनरल पैटर्न खड़े हैं हमारे सामने। इस तरह से नहीं होता है मामला, और इससे डेथ और डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ नहीं होगा हमारे इलाके में। सर, अभी हमने देखा था हाल में हमारे भारत के भी प्रधानमंत्री इसराइल गए हुए थे। आप इस विजिट को किस तरह से आंकते हैं, क्योंकि कई देखिए, वो ऑपोजिशन। मुझे जरा गलत लगता है कि उनकी टाइमिंग से ये लगता है कि उनका ये हमले के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को अपना हाथ इतनी जल्दी दिखाना चाहिए। इंडिया की जो हैसियत है इलाके में, हम किसी के साइड नहीं लेते। इस टाइम ऐसा लग रहा है लोगों को कि हम इजराइल के साथ पूरी तरह से हम उनके साथ अलाइनमेंट में आ गए हैं, और ये भी लग रहा है कि हमने ईरान से दुश्मनी ले ली है। अगर ये है अप्रोच, तो मुझे इसके सिर्फ रंज होता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें इंडिया का कोई फायदा हो सकता है। सर, आखिरी सवाल, दुबई में जिस तरह के हमने विजुअल्स देखे हैं, बुर्ज अल अरब पे भी अटैक हुआ और साथ में बहुत सारे ड्रोन अटैक्स हुए, तो क्या बाउंस बैक कर पाएगी दुबई सिटी? बिकॉज दीज आर ट्रांजिट दुबई रूट। दुबई में बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, बहुत डिसिप्लिन है। उनकी लीडरशिप में बहुत डेप्थ है और जहनियत है। मुझे नहीं लगता, जब ये सब खत्म हो जाएगा, दुबई उसकी जो पुरानी ग्लोरी थी, ट्रेडिंग सेंटर, लॉजिस्टिकल सेंटर, फाइनेंशियल सेंटर, टूरिज्म सेंटर, और अब टेक्नोलॉजी सेंटर, वो पूरी तरह से उसको वापस वहां वापस आएगी। दुबई ही में नहीं, पूरे गल्फ में वापस आएगी। तो लेकिन अब ये बुरा जमाना हमारे ऊपर आ गया है, हमारे ऊपर उन्होंने इम्पोज किया है अमेरिका और इसराइल ने। अब हमको झेलना पड़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि पूरे गल्फ में जिस तरह की अपॉर्चुनिटी और जिस तरह के उनकी अचीवमेंट्स उनके सामने आए, मुझे नहीं लगता कि वो कभी वो बिल्कुल आगे जा पाएंगे। मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से आगे जाएंगे, और जो उनकी पुरानी ग्लोरी थी वो पूरी तरह से रिकवर कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, जनसत्ता थैंक से यू। बात आई करने के विश लिए। यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। थैंक यू।